गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं संगीता शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुर। हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके, कुछ बाकी हैं। आज भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और वो लिस्ट कुछ इस तरह से है। लेट अस सी इट। स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम ये क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग वी शैल डिस्कस व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी, दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी शैल लर्न, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी, और साथ में ए और आर के बीच के रिलेशनशिप भी। एमसीक्यू क्वेश्चन में पिछले साल भी आया था। ए मीन्स एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और आर इज रेडियस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल। तो वो रिलेशंस भी पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ के साथ डिराइव भी करेंगे, याद भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन वी शैल बी डिस्कसिंग what do you mean by imperfections in solids और defects in solids। imperfections की जगह defects in solids भी इसको कहा जा सकता है, उस तरह से भी पूछा जा सकता है। और इसके सिवाय what are stoichiometric defects, differences between Schottky and Frankel defect। Schottky and Frankel defect हम as such भी डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एफ सेंटर। एफ सेंटर की भी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। शुरू करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है जो यूनिट सेल्स हैं वो कुछ इस शेप के हैं, तो जबकि एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो किस तरह के हैं, स्फेरिकल हैं। तो जब आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स को, चाहे वो जो भी हैं, आप उनको जब बड़ा क्लोजली भी पैक करेंगे तो बीच में ऐसी खाली जगह रह जाएगी। ऐसी कुछ खाली स्पेसेस बचनी ही बचनी है, जिनको आप क्या कह सकते हैं, वॉइड्स। एम्प्टी स्पेस, वॉइड, ये। अब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, इससे हमें पता लगता है कि किस तरह की पैकिंग में एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स का, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है और जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, उसमें से कितना वॉल्यूम एक्चुअली एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है। पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ऑब्लिक आयंस ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके पास ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसमें से अगर वॉइड्स को निकाल दें, ये खाली जगह जो बची हैं इनको निकाल दें, तो बाकी जो वॉल्यूम आएगा वो क्या है, दैट हैज बीन एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसी के साथ पैकिंग एफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन में भी अगर आप देखें, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी के वक्त आप कह देंगे परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर देयर आर। और फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगी, ये फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का था, इसी को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट बिकम्स पैकिंग एफिशिएंसी। एक्चुअली पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो आउट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम होता है, और पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो आउट ऑफ 100 होती है। इट इज अ परसेंटेज, बाकी कंसेप्ट वही है। सो ये दोनों डेफिनेशंस आप याद रखें और फॉर्मूला भी इसका याद रखें। अब हम सभी यूनिट सेल्स का पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। Now we shall do packing efficiency of HCP and CCP means FCC system। ये जो HCP और FCC हैं, इन दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होती है। दे आर इक्वली एफिशिएंट, मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल की अपेक्षा
जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स और आयंस इसमें इनमें आता है, दोनों में सेम आता है। सो हम FCC के थ्रू इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। FCC इफ यू रिमेंबर, तो जैसे ये यूनिट सेल है, तो FCC का मतलब कॉर्नर्स तो हमेशा होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर्स के सिवाय अपर फेस का सेंटर, साइड वाले फेस का सेंटर, बैक वाले फेस का सेंटर, इस साइड वाले का लोअर और ये फ्रंट। तो हर फेस के सेंटर पे एक एटम तो रहेगा। अब इसको हम यहाँ पे तो हमने ये जो छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेंटर्स ऑफ द एटम्स। बट इस फिगर को हम थोड़ा इस तरह से देखते हैं। ये जो फ्रंट ये वाला फेस है, इसमें बाकी हम भूल भी जाएं, ये सारे मिटा दें, तो फिलहाल ये और एक एटम जो है वो फेस के सेंटर पे होगा। इसको और इसको हम छोटा ही रहने देते हैं, मतलब इसको पॉइंट से ही डिनोट करते हैं। लेकिन ये वाला एटम जो है एक्चुअली जिसका सेंटर ये हम शो कर रहे हैं, वो एटम बेसिकली कहाँ से? इस तरह से है, कॉर्नर पे इस तरह से। और इस कॉर्नर वाला एटम भी अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करना हो तो लगभग इस तरह से आ जाएगा। और जो फ्रंट फेस के सेंटर पे एटम है वो ये रहा। यानी कि ये जो हमारा फ्रंट वाला फेस है, यहां से लेके यहां से, ये A, B और C, A, B और C, 3 कॉर्नर्स दे दिए हमने। अब हमें मालूम है कि यूनिट सेल के एज की लेंथ जो है वो क्या है? A है। तो AC की वैल्यू भी A है और BC की वैल्यू भी A है, जो हम यहाँ पे इस तरह से लिखे दे रहे हैं। अब इसको गौर से देखें, यहां से A से B तक का जो डायगोनल है ये, इसमें यहां से यहां तक एक रेडियस है इस एटम का, यानी कि ऐसे एक रेडियस, और यहां से यहां तक डायमीटर ऑफ दिस एटम मीन्स 2 रेडियाई। 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियाई। तो 1, 2 ऐसे, और यहां से यहां तक भी इस एटम का रेडियस है, मीन्स ये। अब हमारे पास ये, अगर इस चीज को हम समझें तो इस तरह से आ रहा है। इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल है हमारी, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। जब भी हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, सबसे पहला काम होता है A और R। A क्या है? एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। R क्या है? रेडियस ऑफ द एटम जो उसके बीच में पैक हुए होते हैं। तो A और R के बीच का रिलेशनशिप निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिलहाल यहाँ पे हमें इस फिगर से पता चल रहा है कि AB जो कि डायगोनल है इस फ्रंट वाले फेस का, डायगोनल क्या है? AB, और वो कितने? 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू 4R। एक इंफॉर्मेशन तो यहां से ये मिल रही है, लेकिन हमें R और A का रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें यह भी मालूम है कि AB जो कि डायगोनल है, दैट विल, उसका पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर उसको निकालें तो AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमारे पास 4R है। 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू A है, प्लस BC की वैल्यू भी क्या है? A, एज लेंथ के बराबर। तो BC स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। नाउ वी गेट 4R square means 16R square is equal to 2A square, and that means A is equal to 16 upon 2 R square का अंडर रूट। 2 को हम इधर ले गए और जब A स्क्वायर से A करना था तो सारी चीजों का अंडर रूट ले लिया।
तो ये आ जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 आ गया काट के, तो 8 का अंडर रूट जब लेते हैं तो 8 को हम 4 इंटू 2 कर सकते हैं, 4 का अंडर रूट आ गया 2, 2 का अंडर रूट लिया नहीं जा सकता, मतलब फिलहाल लिया जा सकता है लेकिन हम इसको एज अंडर रूट 2 ही रखेंगे, और आर स्क्वायर का अंडर रूट जब किया तो ये आ गया इस तरह से। या हमें A और R का ये रिलेशनशिप भी याद रखना है, या R इज इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2, इसको इधर ले गए, एक ही बात है। ये दोनों रिलेशनशिप्स हमारे। अब जबकि हम FCC के लिए A और R का रिलेशनशिप कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें पहले से पता चाहिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, FCC का हमें मालूम है 4 होते हैं, और A और R का रिलेशनशिप A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R, ये हम डिराइव कर चुके हैं। और तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब हमें जरूरत पड़ेगी तो A क्यूब विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R का क्यूब कर देंगे। वॉल्यूम को हमने एज लेंथ के फॉर्म में नहीं लेना है, हमने रेडियस ऑफ एटम के फॉर्म में लेना है यहाँ पे। सो 2 अंडर रूट 2 का 2R का क्यूब का मतलब है 2 अंडर रूट 2R मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 2R मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 2R। 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 आएगा, तो 16 हो गया, और 1 अंडर रूट 2 वैसे ही रह जाएगा, 16 अंडर रूट 2R क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वैल्यूज जहां जरूरत पड़ेगी, पैकिंग एफिशिएंसी में क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, सारे एटम्स का एक्चुअल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में, Z की वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का वॉल्यूम, वो तो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि किसी एटम का या किसी स्फीयर का जिसका रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय a क्यूब। a क्यूब क्या है, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए Z की जगह नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा हमारे पास, FCC में होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितना निकाल चुके हैं, A क्यूब इज इक्वल टू 16 अंडर रूट 2R क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास 4 4 जा 16, ये कैंसिल हो रहा है, R क्यूब से कैंसिल हो रहा है, और फाइनली हमारे पास बच जाता है पाई अंडर अप डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 2, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, और 3 और अंडर रूट 1.414 और मल्टीप्लाइड बाय 100। पाई 3.14, 3 तो 3 और अंडर रूट 2 की वैल्यू ये है मल्टीप्लाइड बाय 100. Again it comes out to 74%. So packing efficiency of FCC is 74%. कैलकुलेशन आए तो आप इस तरह से करेंगे, अगर वैसे याद रखने की बात है तो ये वैल्यू जरूर याद रखें. एंड एक बात और यहां बताना चाहूंगी कि HCP की हालांकि कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, बट HCP की पैकिंग एफिशिएंसी और FCC की दोनों की बराबर होती है, दैट इज 74%. तो ये याद रख लें, ये पैकिंग एफिशिएंसी है. तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो 100 जो है वो हटा देंगे वहां से, रादर अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 0.74. अब करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC. BCC हमें मालूम है कि कॉर्नर्स पे जो एटम्स होने हैं वो तो होने हैं, लेकिन BCC की बात है तो एक एटम पूरे यूनिट सेल के सेंटर में,
जैसे ये रूम है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक एटम जो कंप्लीटली इसी यूनिट सेल का काउंट होता है, तो उसमें हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए हमें मालूम है, जैसे ये सेंटर वाला एटम हम देखें और यहाँ से देखें तो ये एक एटम का सेंटर है, ये जो बॉडी के सेंटर में है एटम उसका सेंटर है, और ये कॉर्नर का, मतलब ये इस क्यूब के रूफ से, छत से, इस कोने से लेके फर्श के इधर वाले कोने तक अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये तीनों एक लाइन में आते हैं। और उसको हम ऐसे ड्रॉ करें यहाँ पे, तो दिस इज ए, ये पॉइंट मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, बी को फिलहाल मैं ड्रॉ नहीं कर रही, और सी ये है, मैं फिलहाल ये एफ, हमने यहाँ से यहाँ तक इन तीनों पे फोकस करना है सिर्फ। तो ए और ये एफ आ गया यहाँ पे। अब ये तो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू बाद में हम पता करते हैं। इसमें भी देखें तो एक रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक, और एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और एक रेडियस ये। सो हमें फिलहाल ये पता है कि ए एफ जो कि बॉडी डायगोनल है, जैसे इस रूम की छत से उस कोने से फर्श के दूसरी तरफ के कोने तक जो डायगोनल जाएगा दैट विल बी बॉडी डायगोनल। सो ए एफ विल बी इक्वल टू 4r, ये तो हमें यहाँ से समझ आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये एज लेंथ तो सारी ए हैं, लेकिन बॉडी डायगोनल को इसको कैलकुलेट करना है यदि हमें, तो हमें साफ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो लोअर फेस का जो डायगोनल होगा, ये जो फेस है ई एफ जी एच, ये जो फेस है लोअर फेस, इसका डायगोनल और ये परपेंडिकुलर, तब कहीं पाइथागोरस थ्योरम हम लगा पाएंगे और ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें ए एच की डायमेंशन तो पता है, ये तो एज लेंथ है, लेकिन हमें एच एफ पता नहीं है। तो एच एफ कैसे पता करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ स्क्वायर। तो एच एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच ई स्क्वायर, ये डायगोनल इज इक्वल टू एच ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। तो एच ई की वैल्यू है, ये भी एच है, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी है? ए। एच ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर ये भी एच है, अगेन ए स्क्वायर। तो एच एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दैट मीन्स एच एफ इज इक्वल टू √2a। इतना पता लग गया हमें अभी। अब हमने ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एफ इज इक्वल टू ए एच का स्क्वायर प्लस एच एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस एच एफ स्क्वायर। ए एच की वैल्यू तो हमें मालूम है ए है, तो ए एच स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। और एच एफ की वैल्यू हम पता कर चुके हैं √2a। तो √2a का स्क्वायर जब करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट कम्स आउट टू बी 3a स्क्वायर। ये जो है एच एफ स्क्वायर। अब सॉरी ए एफ स्क्वायर, ए एफ की अपनी वैल्यू कितनी है? 4r। तो ए एफ स्क्वायर हो गया 16r स्क्वायर, दैट इज 4r का स्क्वायर। अब हमने ये पता कर लिया कि यहां से यहां तक ये जो बॉडी डायगोनल है इट इज इक्वल टू 4r, और 4r स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हुए हमने इसको जब पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी 3a स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास रिलेशनशिप आ सकता है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16a स्क्वायर। अब जब अंडर रूट लेना है तो इस तरह से आ जाएगा, √3 ऐसे रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4।
सो R इज इक्वल टू √3/4a, या इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दें, इसको इधर ले जाएं तो a इज इक्वल टू 4/√3r। ये रिलेशनशिप हमें मालूम चाहिए, तभी हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब उसको कैलकुलेट करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में क्या क्या जानते हैं? Z इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है? 2। A इज इक्वल टू 4/√3r, ये हम कैलकुलेट कर ही चुके। तो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी वहां जरूरत पड़ने वाली है। A क्यूब क्या है? 4/√3, 4/√3, इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। आर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया। 4 × 4 × 4 64, √3 इंटू √3 का बन गया 3 मल्टीप्लाई करके, और एक √3 वैसे रह गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया आपके पास 64 डिवाइडेड बाई 3 √3r क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी के वक्त हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स हैं कितने? नंबर ऑफ एटम्स आ गए, Z की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब एंड डिवाइडेड बाय a क्यूब। a क्यूब कितना आ रहा है हमारे पास? 64/3√3r क्यूब। अब हमें दिख रहा है साफ, अच्छा, होल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये चला गया, और 2 × 8, 8 8s are 64, and this 3 goes with this 3. अब हमारे पास बच गया 1.7. अब हमारे पास आ गया पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई 8, और ये √3 यहाँ पे √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये आ जाएगा 1.732। √3 जो था वो ऊपर चला गया है, इसलिए √3 के मैं ये वैल्यू रख रही हूँ। ये पाई की वैल्यू है, और 8 तो नीचे कट के आ ही गए, मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड दिस कम्स आउट टू बी 68%। सो इस 8 को मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ऐसे। सो दिस कम्स आउट टू बी 68%। सो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC इज 68%। और पैकिंग फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो वो आउट ऑफ 1 होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.68 आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 68%। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके केवल कॉर्नर्स पे एटम्स या आयन्स प्रेजेंट हैं और उसके सिवाय कहीं भी नहीं। तो इसी फेस को देखें, हर एज लेंथ सभी एजेस की क्या है? a है। तो इसी फेस को देखें, जैसे a कॉर्नर पे जो एटम है उसका सेंटर हमने ये बना रखा है, b का सेंटर ये बना रखा है। फुल एटम अगर बनाए तो a पे ऐसे एटम होगा और b कॉर्नर पे इस तरह से ये एक एटम a कॉर्नर पे और दूसरा बी कॉर्नर पे, और ए का रेडियस मतलब ये इस एटम का रेडियस r और इसका भी r, और वैसे ही इसकी डायमेंशंस कितनी है? a, तो 1 and 2, AB इज इक्वल टू 2r, और AB हमें मालूम है एज लेंथ भी है a। बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप आ गया, a इज इक्वल टू 2r, एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस
द रेडियस ऑफ एटम, दो रेडियाई इसमें जुड़ जाएं तो एज लेंथ बन जाएगी। ओके, या r इज इक्वल टू हाफ द एज लेंथ, ये दोनों रिलेशनशिप हमें मालूम होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, इससे पहले कि पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है इसके बारे में और क्या क्या पहले पता चाहिए। इसके लिए हमें मालूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होते हैं एंड एज लेंथ a इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ एटम। इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब क्या हो जाएगा, 2r मल्टीप्लाइड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई 2r, दैट इज 8r क्यूब। यही वैल्यूज हमें पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होल मल्टीप्लाइड बाई 100 यहाँ पे पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स के लिए z की वैल्यू हम वॉल्यूम ऑफ एटम्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम करना जरूरी है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें, z की जगह आ जाएगा 1। ओके, देन 4/3 पाई r क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय a क्यूब। a क्यूब को हमने r की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है एंड इट हैज बिकम 8r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना हो गया, r क्यूब के साथ कैंसिल होता है, तो ये हमारे पास आ गया। पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 अपॉन 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। पाई की वैल्यू हमने 3.14 रख दी है और ये 8 जो था कट के 2 आया था, तो 2 और 3 ये 6 हो गए और फाइनली ये आ जाएगा 52.4%। ये पैकिंग एफिशिएंसी हुई इसकी। अगर इसी को पैकिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तब पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.524। याद रखना हो तो रखें, नहीं तो 0.52 तो याद रखना पड़ेगा। तो वो इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया है। इससे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स पर दीज यूनिट सेल्स भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर तो आपको डेरिवेशन आती है या कैलकुलेशन आती है तो आपको जैसे सिखाया गया वैसे आप कर लेंगे, लेकिन एमसीक्यू या एक नंबर के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक छोटी सी समरी इनका जो कंप्लीट डाटा है उसकी रख लेनी चाहिए फॉर रेडी रेफरेंस एंड फॉर क्विक रिविजन। तो हम वो बना लेते हैं। देखें, जैसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पहला कॉलम मैंने वो लिया है, तो वो 8 इंटू 1/8 उसकी वैल्यू आई थी 8 कॉर्नर्स एंड 1/8 हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन थी। रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप था वो था ट्वाइस द रेडियस ऑफ एटम वॉज इक्वल टू एज लेंथ साइड ऑफ द यूनिट सेल। सो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, R इज इक्वल टू A/2। ये एक ही बात है। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में आई थी 52.4%। समटाइम्स रफली इसको 52 भी बोल दिया जाता है, बट एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो 52.4 तो है। अब ये वॉइड स्पेस या कई बार आता है एम्प्टी स्पेस करके क्वेश्चन आता है। वॉइड स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज यहां पे अगर करेंगे तो वो आएगा 47.6% या उसको आप 48% कह सकते हैं। अब बीसीसी को देखते हैं। बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2। उसके बाद जो रेडियस और इसमें रिलेशनशिप आ रहा था तो वो R इज इक्वल टू √3/4A या A इज इक्वल टू 4/√3
R, 4 इधर चला गया, √3 डिनोमिनेटर में आ गया। ये दोनों ही रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती थी 68%। इसलिए वॉइड या एम्प्टी स्पेस या खाली स्पेस आ जाएगी इसमें 100 माइनस 68, दैट इज 32%। डन। फिर ये FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 और R was A/2√2 or we can say A is equal to 2√2R, ये सेम बात है। देन पैकिंग एफिशिएंसी इसकी आती है 74%। तो वॉइड एम्प्टी या खाली स्पेस कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 74, दैट इज 26%। ये डाटा आप इसका रेडी रेफरेंस के लिए हमेशा याद रखें, तैयार रखें। जो शब्द है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल इज फिक्स्ड, इज वेल प्री डिसाइडेड, डिटर्मिन्ड है कि इसको यहां होना है तो यहीं पाया जाए, यहां होना है तो यहीं रहना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। मीन्स एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। और अगर उस डिसिप्लिन की जरा सी भी वायलेशन होती है, इस पार्टिकल को यहां पाया जाना है, यहां ये नहीं मिलता है, ये क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला गया, या यहां पाया जाना था और यहां की अपेक्षा यहां पे पाया गया, इस तरह का जब कुछ भी किसी क्रिस्टल लैटिस में देखने को मिलता है कि जिस पार्टिकल की जो पोजीशन एक्सपेक्टेड थी क्रिस्टल लैटिस के ज्योमेट्री के हिसाब से, अगर कोई भी पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसे इर्रेगुलरिटी को क्या कहेंगे? डिफेक्ट और इर्रेगुलरिटी और इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स बेसिकली केवल दो तरह की हैं इनिशियली, पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट्स, और दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट से मतलब है कि जब कोई एटम या आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन पे जहां उसको होना चाहिए वहां नहीं होगा, तब इस तरह का डिफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आर ड्यू टू इरेगुलरिटीज एट इलेक्ट्रॉनिक लेवल। बट ये वाला जो है पॉइंट डिफेक्ट्स या एटॉमिक डिफेक्ट्स फर्दर 3 तरह का होता है। स्टोइकियोमेट्रिक, डिटेल में तो पढ़ेंगे हम, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आ गया। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक है ये फर्दर इसमें एक वैकेंसी डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रेंकल। अब ये जो शॉर्टकी और फ्रेंकल हैं, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर्स में नहीं दिखाई दिए होंगे। दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो इन पे आप प्रॉपरली फोकस करें, बाकी भी समझें। लेकिन शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट के हम डिफरेंसेस भी करने वाले हैं बिकॉज दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, उसमें एक मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, 2 तरह के डिफेक्ट्स हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, उसकी 4 टाइप्स भी हम कंपेयर करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं कि डिफेक्ट होने के बावजूद जब कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेशो है वो सेम रहे। डिफेक्ट होगा लेकिन फॉर्मूला में जो रेशो, जैसे AX और BY है रेशो फॉर्मूला में, तो डिफेक्ट के बावजूद AX और BY ही रहेगी रेशो constituent particles की. So we can define it that such defects do not disturb the stoichiometry of a compound or of a crystalline compound. Yeah, in spite of the defect, the ratio between constituent particles is not disturbed, but it is same as indicated by formula of the compound. समझ लें आप, डेफिनेशन वैसे मैं अटैच कर रही हूँ PDF साथ में. तो मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो फॉर्मूला रेशो बताता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, डिफेक्ट के बावजूद
रेशो वही रहेगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो ये 4 तरह के होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। वन इज वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉटकी, फ्रेंकल। इसमें मेन जो चीज है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो हैं ये नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन नॉन आयनिक। और शॉटकी और फ्रेंकल जो हैं ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन ही कर लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन है व्हेन इन नॉन आयनिक सॉलिड्स सम लेटेस्ट साइट्स आर वेकेंट। मतलब किसी नॉन आयनिक सॉलिड में जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पाए जाना था उनकी जगह थी, वो जगह अगर आपको खाली मिलती है, खाली जगह को हम क्या कहते हैं? वैकेंसी। और ऐसे डिफेक्ट को क्या कह देंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। मैंने यहां पे जैसे ये आइडियल क्रिस्टल है, जैसा होना चाहिए था, सब पार्टिकल्स को यहां प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए यहां पे आपको खाली जगह मिलती है, तो ये क्या हुई? वैकेंसी। और ये नॉन आयनिक सॉलिड में अगर ऐसी वैकेंसी पाई जाती है तो ऐसे डिफेक्ट को कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। बट ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है। अच्छा, फिर है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन इन नॉन आयनिक सॉलिड्स सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए, इसको प्रेजेंट तो यहां होना था, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन थी, लेकिन ये यहां नहीं, ये यहां पे प्रेजेंट हो, ये किसी और जगह जो कि इंटरस्टिशियल साइट है वहां पे प्रेजेंट है, यहां नहीं है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहेंगे हम इंटरस्टिशियल साइट। अपनी जगह छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे बैठे हुए हैं जाके, तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कह देंगे। देन इज शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट जो है, ये पहली बात तो क्या है? आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। शॉटकी डिफेक्ट की डेफिनेशन है व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनायंस, केटायन भी और एनायन भी, आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लेटिस इन आयनिक सॉलिड्स। ये मेंशन साथ में कर ही दें ताकि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए कि ये आयनिक सॉलिड्स में होने वाला है, ये भी आयनिक में, ये नॉन आयनिक का है, ये नॉन आयनिक का है, इस तरह से याद रह जाएगा। देन सच डिफेक्ट इज कॉल्ड एज शॉटकी डिफेक्ट। मेरा मतलब ये है कि आइडियली तो एक आयनिक सॉलिड ऐसा होना चाहिए, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, ये इसकी अरेंजमेंट थी। बट अब अगर यहां से एक केटायन और यहां से एक एनायन मैंने गायब कर दिया, उससे एक तो इनके चार्जेस का भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, एक केटायन गया है तो एक एनायन गया, पॉजिटिव चार्ज में कमी आई है तो नेगेटिव में भी कमी आई है, तो न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन ये दोनों गायब हो गए हैं। ऐसे जब एक केटायन और एक एनायन गायब मिले क्रिस्टल लैटिस से, आयनिक क्रिस्टल लैटिस से, देन इट इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। फिर फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में थोड़ा स्मार्ट डिफेक्ट है ये। एक तो द स्मॉलर आयन, जो कि आमतौर पे क्या होता है, केटायन, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स साइट टू इंटरस्टिशियल साइट इन आयनिक सॉलिड, सच डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या मतलब हुआ? जैसे इस केटायन, आमतौर पे फ्रेंकल डिफेक्ट किसके कारण प्रोड्यूस होता है? केटायन के कारण, केटायन बीइंग द स्मॉलर आयन। तो अब छोटा सा है इसलिए इसको इधर उधर फिसलना जो है, केटायन जो है एनायन से छोटा होगा तो उसका इधर उधर स्लिप ओवर करना जो है वो आसान होगा। फिर ये क्या करेगा, जैसे इस केटायन को यहां पाया जाना चाहिए, ये यहां ना मिले और ये कहां मिले आपको, यहां मिल जाए, यहां से उठे अपनी जगह से और कहीं और इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गए, तो इस डिफेक्ट को आप क्या बोलेंगे? फ्रेंकल डिफेक्ट। अब गौर से देखें, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें भी क्या हुआ है, हालांकि ये इसमें था नॉन आयनिक में था, लेकिन अपनी जगह से उठा पार्टिकल और इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया। फ्रेंकल डिफेक्ट में पार्टिकल जो था वो दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, मतलब दैट इज नॉट नॉन आयनिक, इट इज आयनिक एंड केटायन, और वो अपनी जगह से उठ रहा है डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओन साइट, डिसलोकेटेड फ्रॉम ओन साइट एंड प्रेजेंट एट सम इंटरस्टिशियल साइट। यहां पे इसको एक्सपेक्टेड नहीं था इसका होना, लेकिन ये यहां पे मौजूद है, तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट केवल
एक तरह के आयंस जो कि छोटे हों, और यूजुअली कौन होते हैं, केटायन के कारण प्रोड्यूस होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन दोनों हिस्सा लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट ये लगभग एक जैसे हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में भी लोग अपना क्रिस्टल छोड़ के भाग ही गए होते हैं, और वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल छोड़ के कहीं बाहर भाग गए होते हैं। अब इस चीज का वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल का डेंसिटी पे कुछ ना कुछ असर जरूर रहता है। अब देखें, क्रिस्टल का वॉल्यूम तो उतना ही है, इतनी जगह इसने घेर रखी है, लेकिन पार्टिकल यहां से भाग गया है, यानी कि मास कम हो गया है, तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है भाई, वॉल्यूम ये है आपके यूनिट सेल का, ठीक है, तो पार्टिकल यूनिट सेल को छोड़ के थोड़ी चला गया है, वॉल्यूम भी उतना ही है और मास भी उतना ही है, क्योंकि पार्टिकल उसी वॉल्यूम के अंदर कहीं और जाके छुपा हुआ है, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, ये याद रखने वाली बात है। शॉर्टकी डिफेक्ट में ये दोनों केटायन और एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के भाग गए हैं, तो आयंस जब चले जाएंगे तो क्या होगा, मास रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जगह तो उतनी की उतनी घेर रखी है आपने, इसलिए डेंसिटी डिक्रीजेस, ये याद रखें। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए, आयन अपनी जगह छोड़ के, क्रिस्टल छोड़ के नहीं भागा है, वो किसी और जगह पे बैठा हुआ है क्रिस्टल के अंदर ही, तो मास भी नहीं बदला और वॉल्यूम भी नहीं बदला, तो डेंसिटी क्या होगी, रिमेन्स सेम। ये इनका एक रफ सा कंपैरिजन है, और स्टोइकियोमेट्रिक है, मींस रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स विल रिमेन सेम इन स्पाइट ऑफ द डिफेक्ट एज इट इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस के फॉर्मूला में जो रेशियो होगी पार्टिकल्स की, वो बिल्कुल सेम रहेगी डिफेक्ट के बावजूद। और दूसरी बात, स्टेबिलिटी की जहां तक बात करें तो डिफेक्ट जब भी आएगा स्टेबिलिटी तो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि गड़बड़ होगी, यहां से एक ईंट निकाल ली है तो स्ट्रक्चर लूज, मतलब डिस्टेबलाइज तो हो ही जाएगा। तो फिलहाल ये याद रखें। अब हम डिटेल में शॉर्टकी और फ्रैंकल को डिस्कस करते हैं। अब हम शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को डिटेल में भी पढ़ेंगे और उनको कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन कई बार नोट ऑन शॉर्टकी डिफेक्ट, नोट ऑन फ्रैंकल डिफेक्ट भी पूछा जाता है, एंड मैनी टाइम्स इनका कंपैरिजन या डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली कर लेंगे, डिफरेंसेस भी हो जाएंगे, और अदरवाइज नोट आएगा तो नोट भी कर सकते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट हमने जो सबसे पहले क्या करें, इनके आप फिगर्स बना लें, ठीक है। फिलहाल ये आइडियल अरेंजमेंट है। जब शॉर्टकी डिफेक्ट होना है तो एक चीज देखें कि मेरे शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन एक जैसे बनाए हैं, फ्रैंकल में एनायन बड़ा और केटायन छोटा बनाया है, आप ऐसे ही करेंगे। और अब शॉर्टकी डिफेक्ट है तो उसमें फिगर, इसमें क्या फिगर अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, ये शॉर्टकी डिफेक्ट की डेफिनेशन है। तो हमने एक एनायन यहां से गायब कर दिया, एक केटायन यहां से गायब कर दिया, आप चाहें तो एक आधा और भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये काफी है। फिगर बना दी, उसमें एक केटायन और एक एनायन, या दो केटायन और दो एनायन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से गायब हो गए, साथ में डेफिनेशन हो गई। नोट में भी पॉइंट वाइज चल सकते हैं हम। फ्रैंकल डिफेक्ट में बोला गया है यूजुअली द स्मॉलर आयन, स्मॉलर आयन कौन होगा, आमतौर पे केटायन ही होता है। तो केटायन मैंने ड्रॉ भी यहाँ छोटा किया है, केटायन क्रिस्टल छोड़ के नहीं गया है, यहां तो क्रिस्टल लीव कर चुके हैं वो। केटायन इज प्रेजेंट समवेयर एल्स इन द इंटरस्टिशियल साइट विच इज नॉट बेसिकली मेंट फॉर इट। अब जैसे केटायन यहां से उठा और मान लो वो यहां प्रेजेंट हो गया, उसकी जगह यहां थी लेकिन वो यहां पे प्रेजेंट हो गया, तो डेफिनेशन में भी यही है कि व्हेन स्मॉलर आयन दैट इज केटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स पोजिशन, अपनी पोजिशन से डिसलोकेट होके कहां प्रेजेंट होता है, एट द इंटरस्टिशियल साइट। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट केवल केटायन के कारण, स्मॉलर आयन के कारण प्रोड्यूस होता है। शॉर्टकी में दोनों हिस्सा लेते हैं, ये याद रखें।
अब शॉर्ट की में केटायन और एनायन दोनों ही क्रिस्टल छोड़ के भाग गए थे। इसका मतलब भागने की अपॉर्चुनिटी और सुविधाएं या सहूलियत दोनों को बराबर थी। बराबर कब होगी? जब दोनों के साइजेस एक जैसे होंगे तो भागने में आसानी दोनों को सेम रही होगी। तो बराबर इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट में जो केटायन और एनायन भागते हैं वो यूजुअली उनका क्या होता है, दे हैव सिमिलर साइजेस, इसीलिए दोनों भाग गए। ठीक है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में केटायन एंड एनायन हैव सिमिलर साइजेस। फ्रैंकल डिफेक्ट में किसको स्लिप करते बताया हमने? केटायन को। तो छोटी सी चीज जो होती है वो स्लिप करती है। बड़े वाले एनायंस ने जो क्रिस्टल लैटिस बनाया होगा उसके इंटरस्टिशियल साइड में छोटे छोटे केटायंस जो है स्लिप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है केटायन का साइज जो है इसमें छोटा होगा और एनायन का साइज जो है वो बड़ा होगा। तो एनायन इज बिगर देन केटायन, ये फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। देन इज शॉर्ट की डिफेक्ट। जब केटायन और एनायन का साइज सिमिलर होते हैं वैसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई पाया जाता है, और यहां पे केटायन इज स्मॉलर देन एनायन, तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है वो लो पाया जाएगा। देखें यहां से केटायन और एनायन दोनों भाग गए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेरा मतलब है कि केटायन और एनायन गायब ही हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और जगह जाके बैठ गए हैं जहां से वो सिमिलर चार्जेस ज्यादा नजदीक हो गए हों, उल्टा वो गायब हो गए हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है शॉर्ट की इफेक्ट में चेंज नहीं होता। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यहां से केटायन उठा यहां चला गया। अब ये देखिए तीनों केटायन बहुत नजदीक हो गए हैं। जब सिमिलर चार्जेस नजदीक होंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखें शॉर्ट की डिफेक्ट में क्रिस्टल बीच से खाली हो रहा है, गायब हो गए हैं उसके पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स बीच में से मटेरियल गायब होने लगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस शॉर्ट की डिफेक्ट में। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में पार्टिकल अपनी जगह से गायब हुआ है लेकिन है क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही, तो मटेरियल गायब नहीं हो रहा है क्रिस्टल लैटिस से। मटेरियल सेम रह रहा है, मास सेम रह रहा है, वॉल्यूम तो सेम है ही। तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स सेम। बड़े सिंपल से डिफरेंसेस हैं और इनको फिगर बनाए रखें, उसको देख के तब आसानी से समझ आते हैं और उसी तरह से फिर लिखते जाएं। फिर जो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स में हम कर चुके हैं इसको। तो इट शॉर्ट की डिफेक्ट रिजेंबल्स वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, फ्रैंकल डिफेक्ट में दो बातें हो रही हैं। जहां से केटायन भाग गया है वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई है, देन इट रिजेंबल्स वैकेंसी एट ओरिजिनल साइट। ओरिजिनल साइट पे क्या पैदा हो रहा है? वैकेंसी डिफेक्ट। और फिर जाके वो जहां बैठ गया किसी और इंटरस्टिशियल साइट में, वहां कौन सा डिफेक्ट जनरेट हो रहा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट रिजेंबल्स वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट न्यू साइट। नई साइट पे जहां केटायन जाके बैठ जाता है वहां पे कौन सा डिफेक्ट जनरेट होता है? इंटरस्टिशियल साइट। और जहां से वो भाग गया वहां पे कौन सा डिफेक्ट की तरह लगता है? वैकेंसी डिफेक्ट की तरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी डिफरेंसेस करें इस चीज को ना भूलें, एग्जाम्पल्स जरूर डिस्कस करें। सिमिलर केटायन और सिमिलर एनायन वाले एग्जांपल्स देने हैं आपने। तो केटायन आपको पता है एल्कली मेटल्स जो हैं बिग केटायन हैं, एनायंस तो बिग होते हैं। तो एल्कली मेटल्स वाले हैलाइड्स जो हैं वो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को खास तौर से याद रखें। दूसरी तरफ फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से शो करते हैं? जिनमें केटायन छोटा होता है। जिंक सल्फाइड इसका एक अच्छा एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, दीज आर स्मॉलर केटायंस यूजुअली। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसमें कुछ ऐसी रेशियो बनती है केटायन टू एनायन की कि सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। सो दिस कैन बी ए क्वेश्चन, मतलब MCQ या एक नंबर के क्वेश्चंस में ऐसी चीजें अक्सर पूछी जा सकती हैं। और अदरवाइज डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस ऑफ शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में आपने ये सारे एग्जांपल जरूर देने हैं। और अगर अलग से नोट आता है शॉर्ट की डिफेक्ट का तो ये 7 के 7 पॉइंट्स शॉर्ट की डिफेक्ट के डिस्कस कर देंगे विद फिगर।
और अगर फ्रेंकल डिफेक्ट पे नोट आता है तो आप इसके साथ के साथ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। सो इसको बड़े अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर? एफ सेंटर को समझने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड, डेफिनेशन करने से पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देखेंगे। एक्चुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में एक आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। जहां पे ऐसा डिफेक्ट आता है, मेटल एक्सेस का मतलब कैटायंस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एनायंस कम होंगे, और उसका कारण क्या होगा? एनायन जो है वो अपनी जगह छोड़ के चला गया होगा, उसकी जगह क्या होगी? वैकेंसी होगी। ऐसा एक एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल हम देख रहे हैं, तो इसको सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में अगर कांटेक्ट में लाया जाए ये, तो क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस से एक Cl, एक या मतलब एक एग्जांपल दे रही हूं, तो यहां से अगर यहां पे सोडियम के वेपर्स होंगे क्रिस्टल के कांटेक्ट में, तो Cl नेगेटिव जो कि एनायन है, वो क्या करेगा? अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा अपना, एंड इट विल गो आउट ऑफ द क्रिस्टल Cl। फिर फाइनली N ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये Na1 पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इसने ले लिया, तो ये भी बनने NaCl है। दैट इज अनदर स्टोरी, वो आपके काम की बात नहीं है। बट आपके मुद्दे की बात क्या है कि Cl नेगेटिव यहां से भाग गया और अपनी जगह क्या छोड़ गया? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, उससे फायदा तो ये है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस मेंटेन रहे। लेकिन अब सोडियम की संख्या Cl नेगेटिव की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, तभी सोडियम क्या होता है? मेटल। तभी कौन सा डिफेक्ट बना? मेटल एक्सेस। और कारण क्या हुआ उसका? एनायनिक वैकेंसी। ये मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया। ओके, जब ये क्रिएट हो गया तो अब यहां पे क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रैप्ड है, इसको एफ सेंटर कहते हैं, फाब सेंटर। एफ सेंटर या फाब सेंटर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जिसका कलर व्हाइट होता है, होना चाहिए, उसमें जब इस तरह का एफ सेंटर होगा तो इसका कलर जो होता है वो येलो हो जाता है। क्यों येलो हो जाता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी, जब इस पे विजिबल रेडिएशन गिरेगी, देन इट विल बी एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, और फिर इट विल इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का व्हाइट होना चाहिए, वो ऐसे फाब सेंटर्स के कारण, एफ सेंटर्स के कारण येलो दिखने लगेगा। सेम वे लिथियम क्लोराइड में जब मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी कि उसके भी Cl नेगेटिव जब भाग जाते हैं और लिथियम की संख्या Li पॉजिटिव की संख्या Cl नेगेटिव से ज्यादा हो जाती है और Cl नेगेटिव की जगह इलेक्ट्रॉन ट्रैप रहते हैं, तो वहां भी क्या क्रिएट हो गए? एफ सेंटर। और लिथियम क्लोराइड क्या होता है? पिंक दिखने लगता है। सो एफ सेंटर्स क्या हुए? एफ सेंटर हुए, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ट्रैप्ड हैं? एनायनिक वैकेंसी में। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी when there is metal excess defect due to anionic vacancy is called F center। या इससे भी थोड़ा शॉर्ट करना हो तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन प्लेस ऑफ एनायंस इन crystals having metal excess defect are called metal excess due to anionic vacancy defect are called F centers। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह देते हैं? F centers कह देते हैं। And these F centers या such electrons are responsible for color of the crystal। ये याद रखें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से कुछ एक टॉपिक्स जो मुझे लगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं, मैंने वो डिस्कस कर दिए हैं। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं। सो अंडरस्टैंडिंग तो पूरे चैप्टर की होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक चीज़ें जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से ये हैं। फिर भी आपको लगेगा कि कोई और टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी था,
इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने इंट्रोडक्शन में दे रखा है। सो आपकी कोई भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करके हम अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक एंड तैयारी करें एग्ज़ाम्स की।